तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। पीछे नाम आप देख ही पा रहे होंगे। जी हाँ, हम बात करेंगे औरोरा यूनिवर्सिटी की, जो कि सिचुएटेड है तेलंगाना स्टेट में। जी हाँ, क्या कैसी इस कॉलेज के रिव्यूज हैं हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लॉ कोर्स के लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, साथ ही साथ क्या फीस स्ट्रक्चर है, प्लेसमेंट के क्या कैसे रिकॉर्ड्स हैं, और भाई क्या फैसिलिटीज ये प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे आरओआई कितना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हम जा सकते हैं कि नहीं, या क्या और ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उन तक यह जानकारी पहुंच जाए। और अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी लॉ से रिलेटेड, कॉलेज, कोर्स और करियर से जुड़ी सारी जानकारी सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। औरोरा ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हमने बात करी है कि जो यूनिवर्सिटीज होती हैं जनरली अलग अलग टाइप की होती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहलाती हैं, जिन्हें सेंट्रल फंड देता है। स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं जहां पे स्टेट गवर्नमेंट इनके फंड्स वगैरह रेज करते हैं। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी होती हैं जहां पे मैनेजमेंट जो है मिली जुली सरकारों वाला होता है। और फाइनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी जहां पे सारा मैनेजमेंट जो है किसी व्यक्ति विशेष या हाँ कंपनी विशेष का होता है। सारे मैनेजमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन वही चलाते हैं। सो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है औरोरा यूनिवर्सिटी। और क्या कैसे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। 1989 में जो है ये स्टैब्लिश हुआ है। क्या 1989 में स्टैब्लिश हुआ है ये। और इनका जो मोटो है बेसिकली क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कराना, और यहाँ पे लर्निंग जर्नी को बहुत अच्छे तरीके से बियॉन्ड ट्रेडिशनल क्लासरूम बाउंड्रीज के फैलाना, ये इनका मोटो है। हालांकि मुझे लगता नहीं कि पूरा फुलफिल अभी तक हो पा रहा है, लेकिन ठीक है। अगेन हैदराबाद तेलंगाना में स्टैब्लिश है। 1989 इनका ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट है। हैदराबाद जो कि तेलंगाना की कैपिटल सिटी है, ठीक है, वहाँ पे स्टैब्लिश है। नेक के द्वारा B+ ग्रेड इनको एक्रेडिट किया हुआ है। और यूजीसी के साथ साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE, है ना, इन सबके इनको क्या है, रिकॉग्निशन प्राप्त है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो स्टेट की बड़ी यूनिवर्सिटी है ना, तेलंगाना स्टेट की, उससे एफिलिएटेड है ये आपका औरोरा यूनिवर्सिटी, ठीक है, या कॉलेज बोल सकते हैं हम। यहाँ पे कोर्सेज जो ये प्रोवाइड आपको कर रहे हैं, थोड़ा सा कोर्सेज जो ऑफर कर रहे हैं वो आपका LLB कोर्स है 3 ईयर का, ठीक है। इसके अलावा BA LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ठीक है। ये जो है ये क्या है, 12th पास बच्चों के लिए आपको ऑप्शन है। अगेन LLB ग्रेजुएट्स के लिए होता है, जैसा आपको पता होगा, ठीक है। सो ये ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हो जा रहे हैं। कोर्सेज के 2 ही ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसके अलावा फी स्ट्रक्चर की बात कर ले तो फी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये अच्छाई है कहीं ना कहीं इस यूनिवर्सिटी की कि आप देखेंगे LLB कोर्स की अगर बात करें तो 30 से 40 हज़ार रुपये प्रति वर्ष का खर्चा है। 3 साल का ये कोर्स होता है। मतलब आप मान के चलिए कि 90 to 120 के, है ना, यानी 1 लाख से 1,20,000 के करीब फीस स्ट्रक्चर है टोटल इनके 3 सालों का, जो कि आपका फीस स्ट्रक्चर है। बहुत कम है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ तो 1 साल में इतनी फीस ले लेती हैं कोर्सेज की, लेकिन अच्छा ऑप्शन है। BA LLB की बात करें 5 ईयर प्रोग्राम है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर नहीं है। 25 से 35 हज़ार प्रति वर्ष का खर्चा है ना। तो लगभग मान के चलिए कि इसी के अराउंड आपका 1,20 के अराउंड काम हो जाने वाला है। 1.5 लाख के करीब में आपका पूरा, है ना। तो बढ़िया ऑप्शन है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा समस्या यहाँ पे नहीं है फीस स्ट्रक्चर को लेकर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता ही है, एक तो CUET के बेसिस पे, क्योंकि ये CUET को भी पार्टिसिपेट कर रही है यूनिवर्सिटी, तो उसके बेसिस पे एडमिशन आपको मिल जाएगा। जिसमें अगर LLB आप करना चाह रहे हैं तो डिग्री आपकी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री किसी भी फील्ड में। 45 से 50% का यहाँ पे क्राइटेरिया है, जो 50% जनरल कैंडिडेट के लिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है। BA LLB की बात करें 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। यहाँ भी अगेन 12th में 45 to 50% का क्राइटेरिया, 50 जनरल स्टूडेंट के लिए और 5% का रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज बच्चों को मिल जाता है। सो आप इसके बेसिस पे यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं इन कोर्सेज के लिए। हम सिलेबस की अगर बात कर ले तो LLB 6 सेमेस्टर प्रोग्राम है, 3 साल का है ना। तो भैया यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लेबर लॉ, फैमिली लॉ, ये आपको पढ़ने होंगे। साथ ही साथ लॉ ऑफ टॉर्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको है देखना आपको। कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो जाता है, क्राइम, फैमिली लॉ, लीगल लैंग्वेज, लीगल राइटिंग, ये आपको देखनी होगी। जूरिस्प्रूडेंस हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ह्यूमन राइट्स,
है ना, अकाउंटेबिलिटी या अकाउंटेंसी फॉर लॉयर्स, इनका बेंच जो रिलेशंस है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखनी होंगी। फिर आगे बात करें आर्बिट्रेशन, कंसाइलेशन, एडीआर सिस्टम वगैरह आपको देखना रहता है। इसके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट लॉयरिंग, लीगल एड, पैरालीगल सर्विसेज, ये सारी चीज़ें पढ़नी रहेंगी आपको। जुवेनाइल जस्टिस, है ना, ऑफेंस, लॉ ऑफ एविडेंस हो गया, इंटरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट, ये मूड कोर्ट की क्या है प्रैक्टिस कराएंगे, सारी चीज़ें हैं। छठवें सेमेस्टर में आपका लिमिटेशन एक्ट हो जाएगा, लैंड लॉज, सारी चीज़ें, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, कन्वेंसिंग वगैरह, ये आपको कहीं ना कहीं सारा एलएलबी में पढ़ना हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें बीए एलएलबी की, सो बीए एलएलबी में आपको कुछ जनरल सब्जेक्ट्स रहेंगे, जैसे जनरल इंग्लिश हो गया, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, है ना, ये जनरल सब्जेक्ट हैं। इनके वॉल्यूम 1, 2, 3, 4 आगे के सेमेस्टर्स में आपको पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा लॉ की बात करें तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो जाएगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो कंपनी लॉ, जूरिस्प्रूडेंस हो जाएगा, फैमिली लॉ वगैरह, ये आपको देखने को मिलेंगे, पढ़ना रहेगा यहाँ पे। उसके आगे बात करें तो भाई यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फैमिली लॉ में हाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा लॉ ऑफ क्राइम हो जाएगा, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड हो जाएगा, लेबर इंडस्ट्रियल लॉ, ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। आगे हम बात करें तो मीडिया लॉ, बैंकिंग लॉ, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, कन्वेंसिंग हो जाता है। इसके अलावा फेमिनिस्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस, हेल्थ लॉ और इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी लॉ से रिलेटेड इनके जो सारे के सारे फंडे हैं वो आपको देखना होगा। प्रोफेशनल एथिक्स, अकाउंटेंसी फॉर लॉयर्स, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपके लिए क्या आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी, क्या आपके एथिक्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन हो जाएगा, यहाँ पे इंश्योरेंस लॉ, ऑफेंस वगैरह, जुवेनाइल जस्टिस वगैरह सारी चीज़ें हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन, कंपनी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ह्यूमैनिटेरियन रिफ्यूजी लॉ, तो बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जो पढ़ना होगा आपके सिलेबस में। सिलेबस के बाद अगर हम बात करें तो जो इम्पोर्टेंट है वो है प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि भैया हमें पता तो होगी हम क्या जो समय दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, उसके बाद हमें रिटर्न में क्या मिल रहा है, क्या ऑफर हो जाते हैं बच्चों के प्लेसमेंट की अगर बात करें तो जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है 4 से 6 लाख का है, 4 से 6 लाख का हाईएस्ट पैकेज है, और 2.5 से 3.5 लाख करीब जो है ऑन एन एवरेज पैकेज बच्चों को बताया है। तो यार आप देखेंगे तो सच्चाई ये है कि ऑन एन एवरेज को हम इसलिए तवज्जो देते हैं कि मैक्सिमम बच्चों को ये मिलने वाला है, या सभी का टोटल निकाल लेते हैं। हाईएस्ट पैकेज तो सबको मिलता नहीं है, 1-2 बच्चों को मिल जाता है। अब यहाँ पे हम देख रहे थे कि लगभग अगर हम BA LLB देखें, BA LLB, तो भाई 5 साल का ये प्रोग्राम है, और 5 ईयर्स में क्या हो रहा था कि हमारी जो फीस है लगभग 1.5 लाख करीब 150K के अराउंड आ रही थी, ठीक है। अब 150K के अराउंड तो केवल फ़ी है, फिर हमारे जो एक्सपेंसेस हो जाते हैं वो हमारी ऑब्वियसली बात है वो डबल निकलता है, फीस से ज़्यादा हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, है ना। तो मान के चलिए कि बहुत अच्छा ROI नहीं है, सच्चाई यही है, ठीक है। खैर इस पे इनको थोड़ा सा और तवज्जो देनी होगी, इस पर वर्क करना होगा कि प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स बढ़ाए जाएं। अदरवाइज देखो बच्चों के लिए रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो एक समस्या की बात है कि नहीं। चलिए स्कॉलरशिप्स की बात करें तो बहुत सारे बच्चों को अलग अलग स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड हो जाती हैं, जैसे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, ये आपके परफॉर्मेंस पे बेस्ड होती है जो आपको मिल सकती है। नीड बेस्ड आपके फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हुए कैटेगरी वाइज भी आपको कुछ स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, और कुछ स्पेशल स्कॉलरशिप्स हैं जो कि आपके स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे एक्सेलेंस पे मिल जाती हैं। तो ये ऑप्शंस आप तलाश सकते हैं, आपकी क्या जो फुलफिलमेंट है आप करते हैं रिक्वायरमेंट्स, उसके हिसाब से आपको वो स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो कैसी क्या लाइफ आप यहाँ पे देखेंगे यूनिवर्सिटी औरोरा में, तो भैया वाइब्रेंट कैंपस लाइफ ऐसा लगता है, क्योंकि अच्छा खासा हैदराबाद तो है ही मशहूर इन सारी चीज़ों में, तो बहुत सारे क्लब्स हैं, कल्चरल इवेंट, स्पोर्ट्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एकेडमिक फोकस तो होता ही है, क्योंकि स्ट्रांगली इम्फेसिस करते हैं एकेडमिक करिकुलर पे, सपोर्टिव फैकल्टी हैं जो आपको गाइड करती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर अपॉर्चुनिटीज़ भी पर्याप्त हैं, कैंपस थोड़ा सा जो है बोल सकते हैं कि एसेंशियल फैसिलिटीज़ जो हैं वो पर्याप्त है। वैसे बहुत बड़ा कैंपस इनका नहीं है, 37 एकर्स में फैला कैंपस है, जो कि कम नहीं होता, लेकिन अगेन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा नहीं है। पर्सनल डेवलपमेंट पे भी बच्चों को फोकस किया जाता है, वहाँ पे एलुमनाई नेटवर्क वगैरह जो है बहुत अच्छा तो बिल्ट नहीं हुआ है, लेकिन कोशिश कर रहा है, जो काम उस पर कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ की हम बात करें यहाँ पे, तो औरोरा में थोड़ी सी समस्याएँ जो देखने को मिल रही हैं, वो फैसिलिटीज़ जो है आउटडेटेड हैं, ऐसा बच्चों का मानना है।
क्लासरूम वगैरह जो हैं या मूड कोर्ट जो है वहाँ पे अपडेटेड नहीं है चीज़ों को लेके, पुरानी ही चीज़ें चल रही हैं जो इनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज़ देखो यार, आज के समय में मॉडर्न वर्ल्ड में डिजिटली चीज़ें हो रही हैं और बच्चे बड़ी तेज़ी से चीज़ों को सीखना प्रेफर कर रहे हैं। अगर आपके पास बेसिक फैसिलिटी अपडेटेड नहीं है तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव आपके लिए हो जाता है। लिमिटेड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, ये भी एक कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो यार हमारी जो फील्ड है, प्रोफेशन है लीगल फील्ड वाला, यहाँ पे आज नहीं तो कल हमें टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेशन करना ही है। क्योंकि बहुत सारे हमारे चाहे कोर्ट्स हों, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। और बहुत सारी चीज़ें जब से अभी ये नया जो एक्ट आया है, कानून आया है, उसमें हमें सारी चीज़ों के क्या करना है, रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करके छपना है। तो यहाँ ये इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको अब आगे बढ़ना है डिजिटली भी, है ना, तो साथ में इन सारी चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। इसके अलावा लाइब्रेरी के रिसोर्सेज भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमारे पास दो ही चीज़ हैं इस प्रोफेशन में। एक तो तर्क शक्ति, जो हमें बोलने को आना चाहिए, लेकिन वो बोलना आना कुछ भी नहीं होता है, उसके लिए पहले ज्ञान अर्जन जरूरी है। और लाइब्रेरी क्या है, सोर्स ऑफ नॉलेज, जहाँ अगर पर्याप्त व्यवस्थाएं अगर नहीं है तो एक समस्या हो सकती है। अगेन इस पर भी काम किया जाना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, कोई ऑफिशियल्स देख रहे हैं इस वीडियो को, तो ये उन तक चीज़ें जानी चाहिए ताकि चीज़ों को अपग्रेड किया जा सके। मेंटेनेंस में भी थोड़ा सा लो है, ऐसा बच्चे कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का ये मानना है कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ जो हैं, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, है ना, और लर्निंग एनवायरनमेंट को लेके थोड़ा सा मेंटेनेंस गड़बड़ है, स्पेस रिस्ट्रिक्टेड है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट जो हैं जहाँ पे ताला बंद है ना, तो उनको ध्यान में रखना होगा आपको चीज़ों को, क्योंकि आप बच्चों को क्या है, इन चीज़ों से तो नहीं रोक सकते हो, खास तौर पे लॉ वाले बच्चों को। चलिए, स्टूडेंट क्लब और कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात कर ले तो वैरायटी की भी कमी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। देखो यार, हैदराबाद जैसी सिटी में मुझे नहीं लगता कि इस हिसाब से काम चलने वाला, क्योंकि यार यहाँ तो बहुत सारे ऑप्शन है, उसके बावजूद अगर ये नहीं है तो देखना पड़ेगा। लेक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन, थोड़ा सा इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा मैनेजमेंट को, बच्चों को। पुअर मैनेजमेंट, इनकंसिस्टेंट सपोर्ट, सपोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में। सपोर्ट किसकी बात चल रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो गया, फैकल्टी मेंबर्स हो गए, सोसाइटीज़ हो गई। अगर ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और आपको सपोर्ट नहीं प्रदान करेंगे तो भाई हम कैसे बढ़ेंगे, जबकि आपका एम ही क्या है कि आपको बहुत तेज़ी से बच्चों को गाइड करना है, तो वो नहीं हो पा रहा है, आप अप टू द मार्क आप नहीं है। अपॉर्चुनिटी ग्रोथ की जो है वो कम है, जैसे हमने देखा प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड्स वगैरह बहुत अच्छे नहीं हैं, इन पे काम करना पड़ेगा। तो ये आप लोगों को भी देखना है, क्योंकि एडमिशन हम ले लेंगे, एडमिशन के बाद फिर हमारे पास कोई ऑप्शन रहता नहीं है, हम फीस देते रहेंगे, काम करते रहेंगे, लेकिन अगेन हमें फ्यूचर भी बिल्ड करना है। सो यहाँ पे यूनिवर्सिटी को इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा, ताकि इन चीज़ों का बच्चों पे इफेक्ट पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो हैदराबाद जैसी सिटी में मुझे लगता नहीं है कि कोई ट्रांसपोर्टेशन का इश्यू होगा, क्योंकि यहाँ आपको बसेस की भी कोई समस्या नहीं है, मेट्रो भी पर्याप्त है, रेल व्यवस्था है, एयरपोर्ट हो गया, टैक्सी, ऑटोज वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो कहीं से कहीं तक कनेक्टिविटी में तो ज़्यादा समस्याएं नहीं है। क्लब्स और कैफ़ेज़ की बात करें तो यार हैदराबाद में तो कमी किसी चीज़ की इन चीज़ों में है नहीं, इनको बताने का कोई मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो कम ऑप्शन है और भी अवेलेबल, ठीक है। फन प्लेसेस में देख लें तो नेकलेस रोड है ही एक अच्छा ऑप्शन आपके पास हो जाता है, लुम्बिनी पार्क हो गया, साइंस म्यूजियम है, स्नो वर्ल्ड जा सकते हैं आप, है ना, जीवी के मॉल है, और भैया आपका इनऑर्बिट मॉल है। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, चूँकि सिटी इतनी बढ़िया है कि वहाँ घूमने लायक कोई कमी नहीं है किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की हैंगआउट्स के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। तो ये दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है, हमें कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो कि अपडेट होना ज़रूरी है, अदरवाइज मतलब नहीं है। बच्चों के रिव्यूज़ क्या कहते हैं यहाँ पे, प्लेसमेंट जो कि बहुत अच्छा नहीं है, मैं ही इसको बोल सकता हूँ, बच्चे तो बोलेंगे ही, ठीक है। अपॉर्चुनिटी को थोड़ा और हम बढ़ा सकते हैं, बेटर अपॉर्चुनिटी बच्चों के लिए ला सकते हैं, नए MOUs आपको कंपनी से करने होंगे, लीगल फॉर्म्स वगैरह से आपको टाइप्स करने रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करने की आवश्यकता है ही, मॉडर्नाइज कर सकते हैं। करिकुलम जो है वो अप टू द मार्क, थोड़ा सा और हमें डिजिटली चीज़ों को सपोर्ट करना होगा। कैंपस की साइज़ भी ठीक है, और बड़ा ना नहीं बढ़ाना, क्योंकि हैदराबाद जैसी जगह में अब 37 एकर्स पर्याप्त है।
हाँ, बाकी तो यार मैनेजमेंट पे डिपेंड करती हैं चीज़ें, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जो है यहाँ पे थोड़ा सा इनको ध्यान देना पड़ेगा, मैनेजमेंट को सपोर्टिव होना पड़ेगा, बच्चों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा बच्चों पे और उनकी एक्टिविटीज़ पे, उनके पार्टिसिपेशंस पे, ताकि उनको हमें ओवरऑल डेवलप करना है। केवल ये नहीं कि वो आए, फीस दी, उनने पढ़ा और निकल लें, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आपकी ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बच्चे भी इन सारी चीज़ों को देखते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर सपोर्ट जो है वो मिलना चाहिए, क्योंकि केवल पढ़ाई नहीं, चौमुखी विकास चाहिए, बच्चों को तार्किक क्षमता और बाकी की चीज़ों में भी अव्वल होना चाहिए, तब तो जाके ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज के मैनेजमेंट को, ठीक है। तो ये सारी बात जो है मुझे लगता है मैंने यहाँ आपकी औरोरा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड करी है। अब आपको क्या लगता है और क्या चीज़ें हैं जो यहाँ एडअप होनी चाहिए, कमेंट करके बताइए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और किस यूनिवर्सिटी के आप रिव्यू की जानकारी चाहते हैं बताएं, तो हम वहाँ पे या उस यूनिवर्सिटी कॉलेज पे रिव्यू आपको प्रोवाइड करेंगे। बाकी चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और अगर आप चाहते हैं कि हमें गाइड किया जाए, हमारी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट होगा हमारे लिए ये जानना चाहते हैं, तो नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म, जिसको फिल करके आप ये जानकारी ले सकते हैं। तो अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.